ये कहानी है दो धर्मों के बीच पनपते प्यार की। ये कहानी है आहना और जैन की। तो क्या रूढ़िवादी सोच और धर्मों की दीवार तोड़कर इनका प्यार कभी मुकम्मल हो पाएगा? चलिए सुनते हैं। ये कहानी है जैन और आहना की, जो कि पड़ोसी हैं। आहना सिंह चौहान खूबसूरत, समझदार और खुशमिजाज, एक टिपिकल मारवाड़ी परिवार की शाकाहारी लड़की। आहना के परिवार में उसके दादाजी विजेंद्र सिंह चौहान, दादी गायत्री सिंह चौहान और बड़ी बहन राधिका सिंह चौहान। और दूसरी तरफ जैन डिसेना, गोरा, लंबा, 6 पैक एब्स, ज़िद्दी, एक क्रिश्चियन परिवार का लड़का, जो नॉन वेजिटेरियन लड़का। जैन के परिवार में उसकी माँ हेली डिसेना है। इन दोनों परिवारों में कभी नहीं बनती है, हमेशा दोनों परिवारों में लड़ाई होती रहती है। दिल्ली, डायमंड अपार्टमेंट। आज आहना की बहन राधिका को देखने लड़के वाले आए थे। लड़के वालों को राधिका बहुत पसंद आई है। आहना के दादाजी कहते हैं, तो रिश्ता पक्का, बधाई हो। तभी वहाँ आहना आती है और अपने दादाजी के पास बैठते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे लेकर आज जाएंगे हमारी राधिका दीदी को? पहले ना जीजू यहाँ रखी, सारी मिठाई खानी होगी और सबकी तारीफ़ करनी होगी, उसके बाद ही ले जाने देंगे। और वहाँ बैठे लोग हंस देते हैं। दादाजी, अरे इसकी बात तो कोई टाल ही नहीं सकता। तभी लड़के राहुल के पिता बोलते हैं, विजेंद्र बाबू, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो मारवाड़ी समाज के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में हमारी बेटी का रिश्ता तय हुआ है। दादाजी, हमारी तो यही कोशिश है कि हमारे बच्चे अपने ही समाज में शादियां करें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। कुछ देर बाद राधिका को शगुन देकर और सभी से मिलकर लड़के वाले चले जाते हैं। पर राहुल का भाई समर जो बहुत देर से आहना को देख रहा था, वो आहना से बोलता है, आहना जी, हमें अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए। आहना ने कहा, क्यों? समर ने कहा कि फंक्शन की सारी फ़ोटो आपको मेल कर दूंगा, सोचिए मत, दे दीजिए। हाँ ना, वो क्या है ना कि राधिका दीदी, समर, अरे आप भाभी जी को क्यों बीच में ला रही हैं? हम खड़े हैं ना सामने, हम ले लेंगे ना। तभी आहना जानबूझ कर बोलती है, आई दादाजी, 1 मिनट, हाँ, और वहाँ से चली जाती है। आहना के दादाजी और दादी उन लोगों को बाहर तक छोड़ने के बाद वापस आ रहे होते हैं। तभी उसकी दादी बोलती है, कितनी अजीब बास आ रही है, और वो कॉरिडोर की तरफ चली जाती हैं। पीछे दादाजी भी दादी जी और डस्टबिन में देखती हैं और तेज चीखती है, सत्यानाश, ये मांसाहारी लोग बाज नहीं आएंगे। फिर से ले आई मेरे आंगने में मछली। ये रोज़ रोज़ तमाशे की आदत हो गई है इन लोगों को। मैं मद्रासन बाहर निकल, मुझे पता, तुझे सब सुनाई दे रहा है। तभी बराबर वाले घर से जैन की माँ हेली बाहर आती है। हेली, एक्सक्यूज़ मी, हम मद्रासी नहीं मलयाली हैं, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? दादी, तू जो भी हो, मेरी बला से, तुम्हें मना किया था ना हमारे घर में मांस मच्छी नहीं आएंगे। हेली, ये मछली नहीं, उसका स्केलेटन है, और ये आपके घर नहीं डस्टबिन है। आई डोंट नो आप लोगों की प्रॉब्लम है। दादी जी, क्या नहीं होगा प्रॉब्लम, कितना बदबू आ रहा है। हेली, तो इसे मत सूंघिए ना, अंदर जाइए अपने घर में। दादी, ओहो, अपने ही घर में जाने के लिए आपसे परमिशन लेनी होगी। हेली, आप लोगों को तो बस झगड़ा करने की आदत है।
दादी जी, हमें झगड़ा करने की आदत है। अरे तुम्हारा बस चले तो पूरे शहर में लड़ाई करवा दो। तुम्हारे ये लड़ाकू स्वभाव, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया, या फिर मछली की बदबू उससे बर्दाश्त ना। तभी वहाँ जैन आ जाता है और वो बोलता है, स्टूपिड जैन, मेरी मॉम की पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बोलने का कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है। दादी, हर बार हम ही क्यों शराफत में चुप हो जाएं? आज तो फैसला होकर ही रहेगा। जैन, तो कीजिए ना फैसला, हम तो सुने, आखिर क्या है फैसला। तभी वहाँ पर आना आती है। ओ हेलो जैन, ओ गॉड, आ गई। हाँ ना, तुम मैनर्स भूल गए हो, पता नहीं बड़ों से कैसे बात करते हैं। जैन ने कहा, हाँ हमें तो बात ही नहीं करनी आती। अरे सुनने की एक लिमिट होती है। हाँ ना, गलत करोगे तो गलत सुनोगे भी। मच्छी से तुम्हें बदबू नहीं आती है, पर हमें बहुत बदबू आती है। जैन, आई एम सॉरी मैडम, अगली बार हम ऐसी मछली लाएंगे जिनसे मरने से पहले डोरेशन लगाया हो, परफ्यूम लगाया हो। ओके, हैप्पी। ना, तुम ज़्यादा स्मार्ट मत बनो और ये अपनी गंदी सी शक्ल फ्रस्ट्रेशन कहीं और दिखाओ, हमें नहीं। जैन, मेरी शक्ल गंदी है? हा 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 हा, खुद को देखा है कभी? तुमने लड़कियों को पिंपल से डर लगता होगा, पर तुम एक बहुत बड़े पिंपल हो। हाँ ना, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसी हुई? अब समझ आया मुझे, वो गंदी बदबू फिश से नहीं तुम्हारे अंदर से आ रही थी। जैन आगे आता है और आना को अपने शरीर से स्मेल करने को कहता है। करो करो स्मेल, लो करो करो। आना पीछे हटने लगती है और कहती है, दूर हटो मुझसे। और उन दोनों में बहुत सारी लड़ाई होती है। दोनों परिवार वाले दोनों एक दूसरे की खींच करते हैं। हेली जैन को डांट लगाती है, ऐसे बात करते हैं लड़की से। वो गुस्से से बाहर चला जाता है और पीछे से आना भी निकल आती है। दोनों बिल्डिंग के बाहर टकरा जाते हैं और फिर आना बोलती है, हटो जैन, तू हट। आना, तुम हटो। फिर दोनों बाहर जाते हैं। आना अपने रास्ते पर चली जाती है और फिर जैन उसके पीछे जाते हुए कहता है, तूने हट किसे बोला? अबे रुक, तू हट किसे बोला? फिर दोनों साथ चलने लगते हैं। जैन धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। सही समझे, जैन और आना एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर परिवार के सामने एक दूसरे के दुश्मन हैं। जैन, तो मुझ में से बदबू आती है जनाब को, हैं? आना, चुप करिए ना आप। जैन, 4 साल से हम एक दूसरे से वादा कर रहे हैं कि हम शादी करेंगे। शादी तो दूर की बात है, हमने तो आज तक अपने परिवार को भी नहीं मनाया। हमारे परिवार एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। वो चलते चलते बात करने लगे हैं। जैन, तू चिंता मत कर, शांत हो जा पहले। यू लव मी ना? आना, जैन, हम किसी भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे परिवार को या खुद को। ऐसा भी हो सकता है ना, शायद हम दोनों ही पागल हों। जैन, तू कहना क्या चाहती है? आना, इससे पहले कि हम हमारे परिवार का विश्वास तोड़े। जैन, क्या? हाँ आना, हाँ हमें अलग हो जाना चाहिए। जैन गुस्से में आना को अपनी तरफ खींच लेता है और उसको तरफ देखता है। जी, क्या कहा तुमने? अलग हो जाना चाहिए? तू सिर्फ मेरी है, प्यार करता हूँ तुझसे, समझी? और तू 4 साल के रिश्ते को ऐसे ही ख़त्म कर देगी? या तू मुझसे अब प्यार नहीं करती है? आना, जैन, आप मुझे गलत फील ना कराएं। आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। छोड़ो, आप नहीं समझोगे। जैन, फाइन, मुझे लगता है अगर ये सही फैसला है तो ठीक है। अनिरुद्ध और शालिनी की शादी कर रहे हैं और हम दोनों की गवाह भी हैं। हमारी शादी नहीं हो रही है तो कम से कम उनकी तो करवा दें। चलो। आना अपनी जगह से नहीं हिलती और जैन पलट कर देखता है। जैन, क्या अभी तो रास्ते अलग? आना गर्दन हिलाकर कहती है। आना, शायद यही सही रहेगा। जैन गुस्से में आना की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। आना फिर रो देती है। कुछ देर बाद मंदिर में
अनिरुद्ध और शालिनी की शादी हो रही होती है। वहाँ पहले जैन पहुँचता है और कुछ देर बाद आहना, उसने नीले रंग का अनारकली लहंगा पहना है, उसमें बहुत सुंदर लग रही होती है। जैन उसे देखता ही रह जाता है। पंडित जी, वर वधू का गठबंधन कीजिए। आहना और जैन एक साथ गठबंधन करने लगते हैं। जैन का हाथ आहना के हाथ को छू जाता है। जैन आहना हाथ पीछे कर लेता है और फिर आहना गठबंधन करती है। आहना और जैन शादी की एक एक रस्म को गौर से देख रहे होते हैं। अचानक जैन की नज़र आहना पर जाती है जो रो रही होती है। वो अपने आंसू पोंछ लेती है। तभी शालिनी और अनिरुद्ध के फेरे शुरू हो जाते हैं। वो फेरों के वचनों को ध्यान से सुनते देखते हैं। तभी जैन आहना का हाथ पकड़कर पूछता है, शादी करेगी मुझसे? 7 जन्म तक झेलेगी मुझे? आहना उसे हाँ में जवाब देती है। फिर आहना और जैन शादी करते हैं। उनके फेरे होते हैं। जैन आहना को मंगलसूत्र पहनाता है, उसकी मांग में सिंदूर भरता है। वो दोनों मंदिर से बाहर आते हैं। तभी आहना जैन से कहती है, रुकिए, आप घर जाएंगे? जैन, अरे हाँ। फिर वो आहना की तरफ देख कर कहता है, अरे ये सिंदूर भी तो है। आहना सिंदूर को बालों में ढक लेती है और वो घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने पर जैन बोलता है, यार ब्रेकअप होना था, यहाँ तो 4 घंटे में ही शादी के मंडप तक पहुंच गए। अब मैं सोच रहा हूँ सेलिब्रेट कैसे करूँ। तभी जैन आहना को कमर से पकड़कर दीवार की तरफ लगा लेता है। आहना, जैन, क्या कर रहे हैं आप? किसी ने देख लिया तो ब्रांड बच जाएगी। जैन, तो देख लिया तो क्या, बीवी है तू मेरी? आहना, मैंने पूरे रास्ते आपको क्या समझाया था, जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती हमें किसी को कुछ नहीं बताना, आपने वादा किया था। जैन, तो मैं कहाँ वादा तोड़ रहा हूँ, बस एक किस, आई प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊँगा। जैन जैसे ही आहना को किस करने का बोलता है तभी आहना उसके मुंह पर हाथ रख लेती है। आहना अपनी हवस को कंट्रोल में कर लेता है। जैन, ओ हेलो, तू मेरी है बस। जैसे ही जैन फिर से आहना को किस करने लगता है तभी कुत्ता भौंकने लगता है। अचानक जैन डर जाता है और आहना हंसने लगती है और उसे डरपोक बोलकर भाग जाती है। जैन अपने हाथ पर हाथ मारता है और बोलता है, कुत्ता कहीं का। आहना घर पर जाती है तो सामने दादाजी होते हैं। उन्हें देखकर आहना अपना मंगलसूत्र दुपट्टे से ढक लेती है और जैसे ही कमरे में जाने को होती है तभी दादाजी कहते हैं, बेटा तुमसे मिलने समर आ रहा है। आहना, कौन समर दादाजी? कमाल है, तुम समर को नहीं जानती? राधिका का होने वाला पति, राहुल का छोटा भाई। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। रात को आहना अपने दादाजी के पास बैठकर कुछ काम कर रही होती है। तभी जैन का कॉल आ जाता है। वो तुरंत उठा लेती है। जैन, ऊपर जल्दी आओ। जानती है मुझे एक बार डेंगू हो चुका है, जल्दी आ। कुछ भी बहाना बना, मुझे नहीं मालूम, कुछ भी बोल। आहना फ़ोन काट देती है। जैन हेलो कहकर रह जाता है। आहना को फ़ोन में लगा देख उसे दादाजी भी कहते हैं, कौन है बेटा? तो आहना कहती है, मेरी फ्रेंड है, उसे मूवी देखने जाना है, इसलिए बार बार फ़ोन कर रही है। जैन आहना को कॉल कर रहा होता है तभी उसकी माँ आ जाती है और पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? जैन, बाजार। कुछ देर बाद आहना आती है तो जैन गुस्से में कहता है, कितनी देर से वेट कर रहा हूँ, क्या है ये? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जैन, क्यों? आहना, वो दीदी के पति के भाई समर वो मुझे कल देखने आ रहे हैं, पूरे परिवार को पसंद है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा रिश्ता पक्का होने वाला है। जैन कहता है, बहुत अच्छा, ये तो कॉन्ग्रेचुलेशन, दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में हो जाएगी। जैन हंसता है, आपकी पत्नी को कोई और लड़का देखने आ रहा है और आपको भी मजाक सूझ रहा है, आपको हर वक्त मजाक सूझता है, आपके लिए तो शादी मजाक होगी, पर मैंने ये शादी बहुत दिल से की है। ओके सॉरी, गलती हो गई बेबी, शांत हो जाओ।
माना कि ये मेरा जोक बुरा था, लेकिन हमारी शादी मजाक बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं। आहना ओके, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आहना के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो हैरान रह जाती है। जैन दरवाजे पर होता है। वो घर के अंदर आता है। आहना, ये जैन क्या कर रहे हो? जाइए यहाँ से। जैन, मुझे पता है घर पर कोई नहीं है। दादी जी मंदिर गई हैं, दादाजी बाज़ार गए हैं, राधिका मूवी देखने गई, इसीलिए तू मेरी सेवा करेगी। आहना, आपका दिमाग ख़राब है क्या? जैन, कोई आ जाएगा, पति हूँ तेरा। ये कहते हुए वो सोफे पर लेट जाता है। आहना, दादाजी आ गए ना, बहुत मारेंगे आपको। आहना उसे सोफे से खींचते हुए बोलती है, ओके ओके, एक किस दे दे, मैं चला जाऊँगा। एक आप और वापस आपका किस, आहना खींचते हुए बोलती है। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है। अफरा तफरी में आहना जैन को अपने कमरे में छिपा देती है। आहना दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ उसके दादाजी और समर होते हैं। दादाजी, देखो आहना, बेटा किसे लाए हैं? समर की तरफ इशारा करते हुए। जाओ बेटा, इसे बैठाओ, छोड़ो बैठना, पूरा घर दिखाओ जाकर इन्हें, और तुम पेंटिंग करती हो वो भी दिखाओ, और हम अपना काम करके आते हैं। दादाजी चले जाते हैं। समर आहना के कमरे की तरफ चल देता है। आहना की तो हालत ख़राब हो जाती है। समर उसके कमरे में चला जाता है। जब आहना अंदर जाकर देखती है कि जैन वहाँ कहीं नहीं है तो उसे सांस में सांस आती है, पर वो अपने बेड के नीचे जैन का हाथ पकड़ लेता है। देख कर चीख उठती है। समर डर जाता है। इतने में ही जैन अपना हाथ अंदर कर लेता है। समर, क्या हुआ? कॉकरोच, वहाँ कॉकरोच है। चला गया और अपनी पेंटिंग देखने लगती है, और समर बेड पर बैठ जाता है। आहना का पूरा ध्यान नीचे जैन पर होता है। समर एक एक करके उसकी सारी पेंटिंग देखता है। आहना उसको सारी पेंटिंग आज ही देखनी है। इतने में जैन समर के अपने पैर से गुदगुदी करता है। समर को लगता है जैसे आहना उसकी है, तो समर आहना के पास जाकर उसे कंधे पर हाथ रख देता है। आहना को बहुत गुस्सा आता है। आहना, आपकी हिम्मत कैसी हुई हमें अपना हाथ लगाने की? इसमें आहना के दादाजी आ जाते हैं। आहना, दादाजी ये मुझे छूने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ज़िंदगी भर कुंवारी रहूँगी पर इससे शादी नहीं करूँगी। दादाजी, समर ये पेंटिंग रखो और जाओ यहाँ से। जैन बेड पर बैठते हुए, आया बड़ा मेरी बीवी से शादी करने वाला चिरकुट। आहना बस हैरानी से जैन को देखती रह जाती है। अगले दिन जैन अपने घर आहना को देखकर खुश हो जाता है। हाँ, अचानक इस तरह मेरे घर में बड़ी हिम्मत आ गई मुझ में। आहना के पास बैठते हुए जैन कहता है, अच्छा है, अब बहादुरों के साथ रहोगी तो हिम्मत तो आएगी ही ना। अच्छा सुनना, गिव मी वन किस प्लीज़। आहना किचन में, जैन बेडरूम में जाना है। आहना, जैन क्या हमेशा किस किस करते रहते हो? जैन, अच्छा गले तो लगने दे, किचन में ये हो सकता है ना। चलो ठीक है, जल्दी करो। जल्दी कुछ नहीं होगा, आराम से करूँगा आपको हग। तभी जैन की माँ वहाँ पीछे से खांसती है। जैन जल्दी से आहना को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, चोर चोर चोर, पकड़ लिया, मैंने चोरी करने आई थी। तभी आहना कहती है, मैंने आंटी को सब बता दिया है। जैन क्या? वो आहना को छोड़ देता है। हैली, बहुत प्यार करती हो वो जैन से। आहना, हाँ हैली, कुछ भी करोगी उसके लिए? आहना, हाँ हैली, फाइन जैन, तुम फ़िश बहुत पसंद है ना, चलो उसके लिए फ़िश करी बनाते हैं। जैन, नो मैम, ये सही नहीं है। आहना ने आज तक फ़िश को हाथ भी नहीं लगाया है। हैली, फिर क्या हुआ? तुम्हें पता है हमारे ज़माने में कहते हैं प्यार के लिए कुछ भी करेगा, वो करते थे।
जैन, नहीं मॉम, आना शाकाहारी है। आना, जैन हम ये करेंगे। जैन कहता है, सुनो, मुझे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। हैली आना के सामने फ़िश ला कर रख देती है। आना को देख कर ही उल्टी आने लगती है। वो बहुत कोशिश करके उस फ़िश को अपनी उंगली से हल्के से ऊपर से पकड़ती है, लेकिन वो उससे गिर जाती है। जैन उसे ग्लव्स देता है पहनने को, पर वो उसे मना कर देती है। जब वो फिर से कोशिश करती है तो हैली उसे आकर रोक देती है। हैली, रहने दो बेटा, जब तक तुम अपने घर वालों को नहीं मनाती हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हें उन्हें मनाना ही होगा। मुझे नहीं समझी मेरी बात, ये लड़का तो पागल है, पर तुम्हें तो दिमाग सोचना पड़ेगा ना। अगले दिन दादाजी कुछ सामान लेकर आ रहे होते हैं, तभी पीछे से जैन आकर दादाजी की हेल्प करने लगता है। वो कैसे भी करके उनके बैग ले लेता है और उनकी मदद करने लगता है। आना के घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं। वो दादाजी के साथ जैन को देखकर हैरान हो जाती है। वो वहाँ बैग रख कर कहता है, ओके दादाजी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। दादाजी, पंडित जी ये लीजिए हवन की सामग्री। जैसे ही पंडित जी बैग में हाथ डालकर सामग्री निकालते हैं, उनके हाथ में मछली आ जाती है। पंडित जी, छी 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 छी, अनर्थ हो गया, ये क्या लेकर आ गए आप। ये सुनकर वो पंडित जी की ओर देखते हैं। दादाजी गुस्से में तुरंत जैन का नाम लेते हुए घर से बाहर की ओर चल देते हैं। और आना दादाजी के बाहर जाते ही दादाजी से, ये सब क्या है। जैन और उसकी माँ घर से बाहर आते हैं और जैन, क्या हुआ दादाजी। दादाजी क्या हुआ, बड़े भोले बनते हो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है क्या हुआ। ये मांस मछली मेरे घर में, ये तुमने जानबूझकर किया है ना। जैन, आई एम सॉरी दादाजी, मुझे नहीं पता था कौन सा बैग कौन से हाथ में है, गलती हो गई दादाजी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटियापन में इतना नीचे गिर जाओगे। अरे कर दिया तो मेरा हवन भंग कर दिया ना मेरे घर को अपवित्र कर दिया, अशुद्ध। जैन, सच में दादाजी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। दादाजी, अरे सब समझ में आ रहा है। अरे इसकी माँ ने सिखा कर भेजा होगा, बाप है ना, और ना माँ से परवरिश हो पा रही है। हैली, बस चुप हो जाइए, बोलने से पहले सोच भी लिया करो कि क्या बोल रहे हो। दादा, तेरी परवरिश है ना, इसीलिए। हाँ, बाप के साथ रहता तो कुछ बनता। जैन, बस आप बुज़ुर्ग हैं, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप इस बात का ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तभी वहाँ आना भी आ जाती है। आना, उंगली नीचे कीजिए, मैं भी अपने दादाजी और दादी की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूँगी। बड़े आए थे मदद करने वाले, हो गई तुम्हारी मदद, और प्लीज़ अगली बार हमारी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच। जैन, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, शायद मुझसे एक नहीं 2 गलतियाँ हो रही थी। आना, मुझे भी लगता है, तो जाओ यहाँ से और प्लीज़ अपनी गलती ज़रूर सुधारना। जैन, ठीक है। इस लड़ाई के बाद आना और जैन 4-5 तक ना तो एक दूसरे से मिले, ना एक दूसरे के सामने आए। इसी बीच राधिका की शादी की तैयारियां, समर के 2 दिन बाद घर आया और दादाजी ने उसे माफ़ कर दिया। कल आना की फ्रेंड कनक की शादी थी। कनक के बहुत बुलाने पर आना जाने को तैयार हो गई। दादाजी कहीं ना कहीं समर को आना के लिए पसंद करने लगे थे, तो उन्हें समर को आना की फ्रेंड की शादी में जाने को बोल दिया कि वो वहाँ आना को मिले। अगले दिन आना अपनी फ्रेंड की शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी, बालों में जूड़ा, मैचिंग के झुमके, लाइट मेकअप और आँखों में काजल। आज आना बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने मंगलसूत्र को अपने हाथ में पहन लिया और उसके ऊपर चूड़ियाँ जिससे वो दिखे नहीं। वो अपने दादाजी और दादी जी को शादी में जाने के लिए बोलकर घर से बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वो अपनी कैब का इंतज़ार करने लगती है। तभी अचानक उसके सामने एक काले रंग साड़ी उसके आगे गाड़ी आकर उसके आगे रुकती है। उसमें से जैन बाहर निकलता है और बोलता है, आना की
और तेज़ी से आता है। जैन को अपने सामने देखकर आना हैरान हो जाती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, जैन उसे ज़बरदस्ती कार के अंदर बैठा लेता है और तेज़ी से आकर खुद गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को अंदर से लॉक कर देता है। यह क्या कर रहे हैं आप? जैन, छोड़िए मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं आप? आना कहते हुए कार का गेट को खोलने की कोशिश करती है। जैन गुस्से में आना का हाथ पकड़ लेता है। जैन तेज़ी से गाड़ी चलाने लगता है। आना बार बार उसे गाड़ी रोकने को बोलती है, पर जैन गुस्से में गाड़ी चलाए जाता है, जैसे उसने ना कुछ देखा ना कुछ सुना हो। जैन प्लीज़ गाड़ी धीरे चलाइए ना, आना डरते हुए बोलती है। उसे देर बाद गाड़ी एक घर के सामने रुकती है। यह घर जैन का है, जिसमें उसका बचपन बीता है। उसके पापा के जैन, आप ये क्या कर रहे हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आना गुस्से से जैन को देखते हुए कहती है। जैन उसकी कई बातों से नज़रअंदाज करता देता है और धीरे धीरे आना की ओर बढ़ने लग जाता है। जैन को ऐसे अपनी ओर आता देख आना को हैरानी होती है। जैन उसके पास आकर आना को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और आना उसे सीने से लगा लेती है, सीने से आ लगती है। क्या बात है, आज तो मेरी बीवी बहुत खूबसूरत लग रही है। जैन उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है। जैन, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है आज? छोड़िए मुझे। आप क्यों? आना खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आगे शब्द उसके मुंह से रह जाते हैं। जैन उसके होठों को अपने होठों में बंद कर देता है और जैन उसे किस करने लगता है। आना उसके ऐसा करने से चौंक जाती है, क्योंकि उसे जैन ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं थी। आना जैन को पीछे की ओर करती है और अपने आप को बहुत जैन से छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब हो जाती है। कुछ मिनट बाद जैन उसे किस करना बंद करता है। आना बहुत गुस्से में जैन को देखती है। जैन, आप क्या करना चाहते हैं? आना तेज आवाज़ में बोलती है, लेकिन जैन पर आना के कुछ भी कहने का कोई असर नहीं हो रहा है। आना अपने हाथों को आगे कर जैन को खुद के पीछे करने लगती है। तभी जैन उसके हाथों को पकड़कर उसे घुमाकर दीवार से लगा देता है और आना के हाथों को पकड़कर उसके सिर से ऊपर मजबूती से पकड़ लेता है। जैन, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, आना चिल्लाते हुए कहती है। जैन की आंखों के सामने आना की गोरी और मुलायम पीठ थी। जैन बदहवास सा हो उस पीठ पर किस करने लगता है। उसके छूते ही आना के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ने लगती है। उसे जैन की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होने लगती हैं, जैसे उस पीठ से होते हुए आना की गर्दन और कॉलर बोन को किस करने लगता है और बीच बीच में वाइट भी कर रहा था। आना को दर्द भी हो रहा था। अब वो भी जैन की मदहोशी में धीरे धीरे होश खोने लगती है। अचानक आना होश में आती है और अपनी पूरी ताकत से जैन को धक्का देती है। तभी जैन पीछे से पकड़ता है और उसके दोनों हाथों को पीछे मोड़कर उसे दीवार से लगा देता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि आना को कुछ समझ नहीं आता है। वो दोनों एक दूसरे के इतने पास होते हैं कि हवा भी उनके बीच में से नहीं गुजर सकती है। जैन गुस्से में आना को बोलता है, कितना आसान होता है ना तेरा सब कुछ छोड़ना, मजाक है ना तेरे लिए सब कुछ, इतनी दूर आकर वापस आना, कल ब्रेक पर, आज शादी और फिर कल तलाक। तूने कितनी आसानी से बोल दिया कि अपनी गलती ज़रूर सुधारना। बिल्कुल आसान नहीं है इतनी दूर आकर वापस जाना। मजाक में नहीं आप कर रहे थे, हमने ये शादी दिल से की है, समझो आप। आना गुस्से में जैन से कहती है। इसी बीच वो जैन को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। इस कोशिश में जैन के हाथों से आना का हाथ जुड़ा खुल जाता है और आना के बाल उसकी कमर और कंधों पर लहराने लगते हैं। जैन बस आना को देखता रह जाता है। जैन से अलग होकर आना फिर से एक बार दरवाजे की तरफ जाने लगती है। तुम्हें बहुत जल्दी है समर के पास जाने की, जैन गुस्से में बोलता है।
उसकी यह बात सुनकर आना का गुस्सा बढ़ जाता है और वो पीछे मुड़कर जैन को एक थप्पड़ मार देती है। आना गुस्से में जैन को बोलती है, ऐसा बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप जानते भी हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। आप हमारे बीच में ऐसा सोचते हैं। हमें एक पल और यहाँ नहीं रुकना, हम जा रहे हैं यहाँ से। जैसे ही आना दरवाजे खोलने वाली होती है तभी जैन बोलता है, हाँ जा तू वहीं, सब चले जाओ मुझे छोड़कर, तू भी जा जैसे डैड चले गए थे मुझे छोड़कर। इतना कहकर जैन अपना हाथ सामने लगे शीशे पर मारता है। आना आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखती है तो चिल्ला देती है। वो तेज़ी से जैन के पास पहुंची तो जैन के हाथ पकड़कर उसे सामने के सोफे पर बैठाती है। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगती है। तभी फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाने पर वो जल्दी से जैन के पास जाकर उसकी सख्त मर्तबा लगाती है और रोते हुए बोलती है, जैन आप पागल हैं क्या? आपने ये कैसे समझ लिया कि ऐसे अपने आप को कौन दर्द पहुंचाता है? देखिए कितना खून निकल रहा है। जैन बस आना को देखता रहता है, उसे अपने जख्म का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। आना जैसे ही जैन को दवा लगा कर जाने लगती है, जैन तुरंत खड़ा होकर आना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर उसके आंसुओं को साफ करता है। आना माफ़ कर दे मुझे प्लीज़, पता नहीं मुझे खोने से डर लगता है क्या। बोल क्या, तू मेरी लाइफ है यार, नहीं रह सकता तेरे बिना, प्लीज़ कभी मत जाना मुझे छोड़कर। जैन उदास होकर बोलता है, आना जैन हम सिर्फ आपको प्यार करते हैं, सिर्फ आपको। हम कभी नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। इतना कहकर वो जैन के गले लग जाती है। जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो जैन एक बार फिर आना के होठों को अपने होठों से छू लेता है। इस बार आना उसे खुद से ना दूर करती है ना ही रोकती है और फिर जैन आना को खो जाते हैं एक दूसरे के आगोश में। यह रात उनके प्यार के नाम होती है। जैन रात को आना की आंखें खोलते हैं और वो सो रहे और जैन देखते हैं कि उठकर खिड़की से चाँद को देखने लगता है और कुछ देर पहले अपने और जैन बिताए गए पलों के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगती हैं। कुछ देर बाद जैन उठकर आता है और फिर आना को पीछे से पकड़कर अपना चेहरा उसके कंधे पर रख देता है और जैन आना से पूछता है, क्या देख रही है? चांद को। आना मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आना कितना सुंदर है ना? कहाँ सुंदर है? जैन आना को देखते हुए कहता है। आना, जैन हमारे परिवार वाले हमारे रिश्ते को अपना लेंगे ना? जैन, हाँ ज़रूर अपनाएंगे, तू चिंता मत कर। अगली सुबह जैन आना को बिल्डिंग से बाहर छोड़ देता है। जैन के घर के दरवाजे की डोर बेल बजती है। हेली दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर आना के दादाजी और दादी जी होते हैं। वो दोनों अंदर आते हैं। हेली उन्हें पानी देती है पर दोनों अपना मुंह फेर लेते हैं और मना कर देते हैं। दादाजी, तुम्हारे घर तक आ गए ये क्या कम है? मुझे इस घर में सांस लेना भी घिन आती है। तभी जैन घर पर आता है और हेली जैन को साइड कर दी जाती है। हेली, जैन कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कितनी देर से फ़ोन कर रही थी, कहाँ थे तुम? जैन, ये लोग यहाँ पर क्यों आए? ये और इतनी सुबह को कुछ हुआ है क्या? तभी दादाजी फ़ोन पर आना को कहते हैं, जैन के घर आ जाओ। जैन अपनी माँ से बोलता है, ये आना को यहाँ क्यों बुला रहे हैं? जैन दादाजी के पास जाता है और बोलता है, दादाजी। तभी दादाजी उसे अपना हाथ दिखाकर चुप रहने का लिए बोलते हैं। हेली जैन को फिर से वहाँ से ले जाकर उसे पूछती है, जैन तू क्या आज मुझसे कुछ छुपा रहा है? जैन, नो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी आना वहाँ आ जाती है और बोलती है, दादाजी। तभी उसके दादाजी उसको एक थप्पड़ मारते हैं। आना को जैसे ही आगे पकड़ने के लिए आ जाता है।
दादाजी उस पर चिल्ला पड़ते हैं और उसे दूर कर देते हैं। दादाजी आहना से, आज तूने मेरे विश्वास को तोड़ा है। आहना, क्या हुआ दादाजी? दादाजी एक कागज़ दिखाते हुए बोलते हैं, ये क्या है? हमें तुम्हारे बैग से ये क्या मिला है हमें तुम्हारे बैग से? आहना हैरानी से उस कागज़ को दादाजी के हाथ से लेकर देखती है। वो आहना और जैन का मैरिज सर्टिफिकेट होता है, जैसे हैली भी देखती है। आहना, दादाजी वो आपको बताना ही वाली थी। दादाजी, अच्छा किया जो तूने नहीं बताया। इस कागज़ के टुकड़े को अपने पास रखने, तुम ये समझते हो कि तुम रिश्ते में जुड़ गए हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। और ये कहते कहते वो उसे फाड़ देते हैं। अगर हुई है तो ये लो, वो टुकड़े और उसके ऊपर फेंक देते हैं। जैन, शादी हो चुकी है दादाजी। दादाजी, अब अगर एक शब्द और भी बोला तो यही मारूंगा। और आहना को बोलते हैं, और तू आज के बाद तक राधिका की शादी नहीं हो जाती, कमरे में बंद रहेगी। और वो आहना को वहाँ से ले जाते हैं और जैन उसकी माँ वहीं रोक लेती है। 2 दिन बाद दादाजी, दादी जी, हैली, जैन और सब वकील बैठे होते हैं। हैली, जैन पेपर पर साइन करो। जैन, जैसे ही इस शादी को कोई नहीं मानता, तुमने मंदिर में जाकर शादी कर ली तो पर क्या फ़ायदा, चलो पेपर पर साइन करो। दादाजी, राधिका जाओ, आहना को बुला कर लाओ। राधिका उसके कमरे में बाहर आहना को आवाज़ देती है, पर आहना दरवाज़ा नहीं खोलती है। तभी सभी आ जाते हैं। जैन भी बहुत आवाज़ देता है। जैन दरवाज़ा तोड़ देता है। जैसे ही सभी कमरे में अंदर जाते हैं, देखते हैं कि आहना बेहोश है और उसके पास जहर की एक छोटी बोतल भी पड़ी है। जैन तुरंत आहना को गोद में उठाता है और सभी घर वाले हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो आहना वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ नर्स उन्हें बेड करने को बोलती है। जैन गुस्से में खुद आहना को लेकर अंदर चल देता है और डॉक्टर से बोलता है, प्लीज़ मेरी आहना को बचा लीजिए, मेरी ज़िंदगी है वो मेरी, डॉक्टर प्लीज़। दादाजी जैन की इस हालत को देख रहे होते हैं। डॉक्टर आहना को अंदर ले जाते हैं। बाहर सभी इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, जैन, डॉक्टर आहना कैसी, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर, अब आहना खतरे से बाहर है, आप लोग उससे मिल सकते हैं। सब अंदर जाते हैं। आहना बेहोश होती है। दादी जी हैली से कहती हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज आपका बेटा नहीं होता तो हम आहना को खो चुके होते। कितना भला हमने आपको कहा, फिर भी आप सब ने कुछ भुला दिया। वाकई आपकी परवरिश और संस्कार बहुत अच्छे हैं। हैली उनके गले लग जाती है और आहना को होश आता है। फिर जैसे ही जैन देखता है और खड़ा होकर अपनी माँ से बोलता है, चलिए। जैसे ही वो जाने लगता है, दादाजी उसे रोक कर गले लगा कर बोलते हैं, हमें माफ़ कर दे बेटा। जैन, दादाजी प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, शायद आहना की इस हालत का जिम्मेदार हम दोनों का पागलपन ही है। दादाजी, नहीं, इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो आहना, इसका कोई जिम्मेदार तो सिर्फ हम हैं। दादाजी आहना का हाथ पकड़कर, आहना, हम बचपन में तेरी सारी गलतियों को नादानी समझकर माफ़ कर देता था, कि हमारी इस नादानी को बुढ़ापे की नादानी समझकर माफ़ नहीं कर सकती हो? माफ़ कर दे बेटा। आहना अपने दादाजी के हाथ पकड़ लेती है और जैन भी। चुप, ये मत समझना कि तू हॉस्पिटल में है तो कुछ नहीं कहूँगा। तू मुझे और अपने परिवार को छोड़कर जाने वाली थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? जान देना कमज़ोर निशानी है, हमारा प्यार ना कभी कमज़ोर था ना होगा। तू भूल गई मैं कितना जिद्दी हूँ, तेरा पीछा करते हुए मैं दूसरी दुनिया तक चला जाता। आहना, हमें माफ़ कर दो जैन, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए दादाजी। अब तो बस शादी की तैयारी करो। राधिका राहुल के साथ उसी मंडप में जैन और आहना की भी शादी होगी। आहना और जैन